So in the last video we talked about emotional intelligence. We talked about all the factors that make EI. तो अब इन वीडियोस में हम बात करेंगे कि उन फैक्टर्स के बारे में. विल टॉक अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स विच मेक EI. द फर्स्ट फैक्टर दैट मेक्स EI इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस की खुद के अंदर कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं, उनकी बातें करेंगे हम. तो सबसे पहले हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये असल में अगर देखा जाए तो ये होता है हाउ मच वी नो अबाउट आवर सेल्फ, कि हमें अपने बारे में कितना पता है. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे अंदर क्या होता है कि हम जैसे शांत में बैठे हुए हैं तो एक स्ट्रिंग ऑफ थॉट्स हमारे अंदर चलता रहता है. उसी तरीके से एक स्ट्रिंग ऑफ इमोशंस भी हमारे अंदर होता है जो कि बहुत लोअर लेवल पे चलता रहता है, और मोस्ट ऑफ अस हम अवेयर नहीं होते हैं उस चीज़ के, और वो हमारे मूड को अफेक्ट करता रहता है, और वो हमारे एक्शंस को, हमारे लाइफ के रिजल्ट्स को, गोल्स को भी अफेक्ट करता रहता है. तो और उसके बारे में हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं. तो उससे क्या, तो अगर आप उसके बारे में अवेयर होना शुरू हो जाएं तो उसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं. कि आपको पता हो कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी क्या महसूस कर रहे हैं, और आपको ये पता हो कि आप उस चीज़ को क्यों महसूस कर रहे हैं, और आप उसको ढंग से देख पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ ऑब्जेक्टिवली एंड नॉट इन अ रिएक्टिव मैनर. तो आपको पता लगेगा, तो आप सेल्फ अवेयर हो, ये कहा जा सकता है. तो हमारे दिमाग में असल में होता क्या है, बायोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो जैसा आपका इमोशन है, अगर अभी आप खुश हो तो आपको उसी तरीके की चीज़ें समझ में आएंगी, उसी तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आएंगे. तो इमोशंस का क्या है कि इमोशंस एक तरीके से हमारे दिमाग में एक फिल्टर लगा देते हैं, जिससे कि हमारा मूड और हमारे जो एक्शंस हैं वो दोनों ही अफेक्ट होने लगते हैं. तो सेल्फ अवेयरनेस में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं. तो इसकी सबसे पहली कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करें वो सेल्फ अवेयरनेस के अंदर, तो वो है इमोशनल अवेयरनेस. इमोशनल अवेयरनेस में जिसका बेसिक पार्ट है कि नो विच, अगर कोई किसी को हम कहते हैं कि वो इस कॉम्पिटेंसी में हाई है, कि अगर किसी की इमोशनल अवेयरनेस ज़्यादा है, अगर हम कहें कि कोई इमोशनल अवेयरनेस में ज़्यादा है तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि दैट पर्सन नोज कि विच इमोशंस दैट पर्सन इज फीलिंग, कि वो कौन से इमोशन फील कर रहा है. दे आर एबल टू नेम दोज इमोशंस प्रॉपरली. तो वो और वो इमोशंस को आप वो मतलब पर्टिकुलर नाम देकर ही बता सकते हैं कि अब उनको ये चीज़ महसूस हो रही है. मतलब कोई स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन उनके दिमाग में नहीं होता, कोई वेगनेस नहीं होती उस डेफिनेशन में. तो उनकी इमोशनल वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है. कुछ लोग होते हैं जो मतलब एट पॉइंट ऑफ टाइम वो बता सकते हैं कि यार अभी हमको इस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ ये महसूस हो रही है. दूसरा, दे नो द कॉजेज ऑफ देयर इमोशंस एज वेल. तो हमेशा इमोशंस के पीछे कोई कॉज, कोई इंसिडेंट कुछ छिपा होता है, उन लोगों को वो पता होता है. जैसे कभी आप किसी से आपकी लड़ाई हो जाए, किसी आप जिससे आप करीब हो, अगर किसी की आपकी लड़ाई हो जाए तो आपका दिन पूरा दिन खराब होता है. और अगर आपको पूछा जाए कि आपको मूड क्यों खराब होता है, आपको पता होता है कि हम उस इंसिडेंट्स की वजह से मेरा मूड खराब है. तो दे नो द कॉजेज ऑफ देयर इमोशंस एज वेल. दे रियलाइज लिंक बिटवीन देयर इमोशंस एंड थॉट्स, स्पीच एंड एक्शन. उन्हें पता होता है कि अभी जो उनकी स्पीच है, जो उनके एक्शन है, जो उनके थॉट्स हैं, वो उनके इमोशंस की वजह से ऐसे हैं, और सच्चाई ज़रूरी नहीं है वैसी हो जैसा अभी वो सोच पा रहे हैं या देख पा रहे हैं. तो उनको पता, ये चीज़ का भी उनको पता होता है कि हाँ भाई इमोशंस की वजह से ये ऐसा अभी महसूस कर रहा हूँ मैं. दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज हाउ देयर इमोशंस अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस. अब उनको ये भी पता होता है कि उनके जो इमोशंस हैं वो कैसे उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. क्योंकि जिस तरीके से आप फील कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अपनी बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो तो आप परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाते हो. आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपनी स्टेट ऑफ माइंड में भी सही में होना चाहिए. तो हमेशा हमारे लिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक वो होता है कि एक लेवल होता है स्ट्रेस का, आपके इमोशन का, कि जिस पर आपको आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो. तो इसमें अगर परफॉर्मेंस और इमोशनल अराउजल की बात की जाए कि आप इमोशनल अराउजल में किस लेवल पर हो, तो हर जॉब के हिसाब से एक अलग लेवल होता है उस चीज़ का. कि अगर ये हम देखें, जैसे ये रफ ग्राफ है, तो क्या होगा अगर आप इमोशनल अराउजल आपका यहाँ पर है, अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो तो भी आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी किसी काम को लेकर. और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे हो इमोशनल अराउजल, अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो यहाँ पर और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, तो आपको वो काम नहीं मिलेगा. बट अगर आप एक्साइटेड हो उस काम के लिए, तो यहाँ पर कहीं अगर बीच में आपकी अराउजल है तो वो आपकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होगी, वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है. तो अगर एक ऑप्टिमम इमोशनल अराउजल चाहिए होता है किसी भी जॉब के लिए, और ये सब आदमियों के लिए, सब पर्सन्स के लिए अलग अलग होता है, और हर जॉब के लिए अलग अलग चाहिए होता है. हर काम के लिए अलग अलग इमोशनल अराउजल की ज़रूरत होती है. ठीक है, हाँ.
और पांचवी चीज जो आती है कि दे आर अवेयर ऑफ देयर डीपर लेवल वैल्यूज एंड यूज देम एज गाइड टू देयर डिसीजन मेकिंग। उन्हें पता होता है कि मतलब हमारी अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या हैं, कि हमको किन वैल्यूज के लिए ट्रू रहना है। इमोशनल अवेयर हो अगर आप, तो आपको पता होगा कि आप सबसे ज्यादा वैल्यू किस आप क्वालिटी को करते हो, आप लॉयल्टी को करते हो, ट्रुथ को करते हो, आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो, ये उनको पता होता है और वो उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। अगर आप इमोशनल अवेयर हो अच्छी तरीके से, तो आप सही डिसीजंस लोगे अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से, और उसकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक प्राइड रहेगी, एक एंथुसियाज्म रहेगी उस काम को करने में जिस काम को आप कर रहे हो। दूसरी जगह अगर आप इमोशनली अवेयर नहीं हो, अगर आप लो हो इस कॉम्पिटेंसी में, तो जब आप उस काम को कर लोगे उसके बाद आपको अंदर से गिल्ट महसूस होगा, एक रिग्रेट महसूस होगा, एक शर्म आएगी उस चीज़ को बताने में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो उससे आप समझ जाओ कि हमने कुछ ऐसा किया जो हमारी अंदर की किसी वैल्यू के साथ सही नहीं जाता है। तो आप इमोशनली अवेयर कम हो, इससे ये पता चलता है। अगर आपको ये बढ़ानी है तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए रोज रात को कि हमने क्या किया आज। 20 मिनट आप 30 मिनट अगर आप इस चीज़ को देंगे तो आपकी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ती है उस चीज़ से। डायरी राइटिंग एक अच्छी हैबिट है, डायरी राइटिंग अगर आप करोगे तो उससे इमोशनल अवेयरनेस आपकी बढ़ सकती है। दूसरी जो आपकी कॉम्पिटेंसी है जो इसके अंदर आती है सेल्फ अवेयरनेस के अंदर, वो है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट में क्या है कि आपको पता होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। द पीपल हु आर हाई इन दिस कॉम्पिटेंसी आर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो जो लोग इस कॉम्पिटेंसी में हाई होते हैं उनको पता होता है कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारी ताकत क्या है। दे आर रिफ्लेक्टिव, दे एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम देयर सक्सेसेस एंड फेलियर्स। तो वो रिफ्लेक्टिव होते हैं, वो सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, और वो जो उनके पास्ट में उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनमें उनको सफलताएं मिली हैं या फिर जिनमें उनको विफलताएं मिली, जिनमें उनको फेलियर्स मिले हैं, तो वो उन चीज़ों से सीखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो खाम का बस किसी भी चीज़ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं और वो खुद को असेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट में काम आता है, आपकी एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट में। थर्ड, दे आर ओपन टू कैंडिड फीडबैक। अब कैंडिड फीडबैक का ये है कि अगर कोई आपको फ्रैंकली अगर जिससे कोई फीडबैक देता है तो वो उस चीज़ को गलत नहीं लेते हैं। अगर कोई उनकी बुराई करेगा, या उनको मतलब बुराई भी नहीं कहूँगा मैं, अगर मतलब कुछ क्रिटिसाइज करेगा किसी चीज़ को लेकर कि भाई ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होता तो बेहतर होता है, इस चीज़ में तुम्हारी कमी है, तो उनको वो बुरी नहीं लगती बात। तो वो क्योंकि वो उनको वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनको एक्यूरेटली सेल्फ असेसमेंट करने में मदद करते हैं। तो दे आर ओपन टू कैंडिड फीडबैक। अब कैंडिड फीडबैक का ऐसा है कि असल में अगर देखा जाए, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हमको पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा मिलता है मुंह पर, क्योंकि सभी अच्छे बनते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक हमेशा अच्छा मिलता है। आपके मुंह पर हमेशा लोग आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां होती हैं। तो फीडबैक अगर कैंडिड फीडबैक हो तो पॉजिटिव हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा और नेगेटिव आपको कम मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि अगर आप हायर जाओगे, हायरार्की में अगर आपकी पोजीशन ऊपर जा रही है, अगर आप ऊंचे होते जा रहे हो, तो आपको जो ये कैंडिड फीडबैक है ये कम अच्छा मतलब आपको ये बहुत मतलब अगर आप किसी से पूछोगे, अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो और कोई आपके जो जूनियर्स हैं वो आपकी कभी बुराई नहीं करेंगे, वो आपके हर चीज़ में हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे, तो आपको ये कैंडिड फीडबैक एक मिलना बंद हो जाता है जब आप ऊंचे चले जाते हो। तो इसीलिए जब हम कभी ज़्यादा पोजीशन ऑफ पावर पे चले जाते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या ऐसी कोई पोस्ट पे चले जाते हैं, तो उस पोजीशन पे या किसी कंपनी के CEO बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, तो उस पोजीशन पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे लोग हमारे साथ हों जो हमको सही फीडबैक दें हमारे बारे में। चौथा, डिस्प्ले अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पर्सपेक्टिव अबाउट देमसेल्व्स। तो ऐसे लोगों को अपने ऊपर हंसने में कोई बुराई नहीं लगती है, वो अपने बारे में एक नज़रिया रखते हैं और उनको अगर खुद के ऊपर थोड़ा बहुत वो हंस लेते हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और मतलब मुझ पे हंसा नहीं जाना चाहिए या ऐसा कुछ, उनका ऐसा नहीं होता। उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अपने प्रति भी। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस में तो हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वर्थ, हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। तो उनको सेल्फ वर्थ मतलब उनको लगता है कि हाँ हम में कुछ है, मतलब वो खुद को प्रेजेंट करने में उनको शर्म नहीं होती है कि या तो उनको एक अपने अंदर एक वर्थ महसूस होती है। दूसरा, प्रेजेंट देमसेल्फ विद सेल्फ एश्योरेंस एंड हैव अ प्रेजेंस। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो हमेशा आपको दिखेंगे, वो अगर वहाँ पर हैं तो अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाते हैं किसी ना किसी तरीके से, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। दे कैन एक्सप्रेस अनपॉपुलर ओपिनियंस विद कॉन्फिडेंस। तो अगर जैसे कई चीज़ें होती हैं कि हम बोलने से कतराते हैं, क्योंकि जैसे इंटरस्टेलर है, ठीक है, हम अच्छी फिल्म है, पर अगर कई बार ऐसा हो किसी को अच्छी ना लगी हो, तो अगर उस बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है तो वो बोल देगा खुले में आके कि यार बेकार फिल्म है, मुझे अच्छी नहीं लगी। बट अगर
उसको अच्छी नहीं लगी और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम है, तो वो उस चीज़ को खोल के आके नहीं बोलेगा, वो कहेगा हाँ अच्छी फिल्म थी। तो वो अनपॉपुलर ओपिनियंस को भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं। दे गो आउट ऑफ देयर वेज टू डू थिंग्स दे बिलीव इन। जिन चीज़ों पर उन्हें भरोसा है उनको करने के लिए वो समाज के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, वो खुद के तरीकों के खिलाफ भी चले जाते हैं, पर वो उन चीज़ों को करते हैं। उन चीज़ों के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पांचवा, डिसीजिव एंड टेक साउंड डिसीजंस अंडर प्रेशर। तो उनको कॉन्फिडेंस है जब उनको खुद के ऊपर, तो वो इंडिसिसिव नहीं होते, वो डिसीजन लेने में वो मिनट लगाते हैं। उनको ये है कि हाँ ये चीज़ है तो है, ठीक है। अगर उनको अपने ऊपर भरोसा है और कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ वो सही है, तो वो उसमें ये नहीं है कि वो उसको अपने को सेल्फ डाउट की उस चेन में, गिल्ट ट्रिप की चेन में घुमाते रहें। और तो वो डिसीजंस अच्छी तरीके से लेते हैं और प्रेशर में भी वो ढंग से डिसीजन ले पाते हैं। हाउ टू इंक्रीज इट, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना कैसे बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। अगर आप सही तरीके से आपको असेस कर पा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आपको पता है, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आप ग्रो कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो आप उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट होकर बोल सकोगे। दूसरा, असाइन सच टास्क इन विच चांसेस ऑफ सक्सेस आर मोर। अगर आप किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उसको ऐसे टास्क ज़्यादा दो जिनमें सक्सेस के चांस ज़्यादा हैं, ताकि वो सक्सेस जैसे वो सक्सेस बिल्डअप होकर उसको कुछ कॉन्फिडेंस दे सके। तीसरा, फुल फ्रीडम इन वर्क, नो हेल्प। आप जो भी काम किसी को दे रहे हैं, अगर आप उसको मतलब पूरा छूट दे देते हैं कि जो तुझे करना है कर, पर मुझे ये काम करके दे, और दूसरा उसकी उस काम में कोई हेल्प ना करें, तो जब वो काम अकॉम्प्लिश कर लेगा उसके बाद एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ उसके अंदर बिल्कुल आएगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल आएगा। चौथा, स्पेसिफिक एंड यूजफुल फीडबैक टू द अदर पर्सन। जब आप सामने वाले को कोई फीडबैक देते हो, एक यूजफुल फीडबैक देते हो, कुछ चीज़ समझाते हो, तो आपको खुद को अपने अंदर एक सेल्फ वर्थ लानी है, महसूस होती है। तो जब अगर आपको अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आप किसी को कुछ बताओ, किसी को कुछ सिखाओ, तो उससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ें थी। इनमें इमोशनल अवेयरनेस में अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स से ज़्यादा सेल्फ अवेयर होती हैं, और इसके बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, बट सोशल फैक्टर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो मेल्स होते हैं वो फीमेल से स्टैटिस्टिकली ज़्यादा होते हैं। तो मतलब अगर आप नंबर वाइज कंपेयर करो तो मेल्स ज़्यादा मिलेंगे ऐसे जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, और ये भी सोशल फैक्टर्स की वजह से होता है।